हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है भारत की जनगणना 2011, इससे रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ अपना स्कोर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? भारत के अंदर पहली बार जनगणना सन 1872 के अंदर करवाई गई थी। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। उस समय लॉर्ड मेयो के काल में यह जनगणना करवाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई? सो अभी मैंने आपको बताया कि भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में संपन्न हुई थी 1872 ईस्वी के अंदर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? देखिए, जो 1872 वाली जनगणना थी, भारत में पहली जनगणना, वो एक नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन सन 1881 से भारत में एक नियमित जनगणना की शुरुआत की गई, अर्थात प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना आयोजित की जाएगी। ये शुरुआत हुई थी 1881 से। और ये वाली जो जनगणना है, नियमित जनगणना, जो कि 1881 से प्रारंभ की गई थी, ये वाली जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू हुई थी। ओके, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1881 से नियमित 10 वर्ष की जनगणना शुरू की गई थी और यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। अगर एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आधुनिक विश्व के अंदर पहली बार जनगणना कब करवाई गई थी, तो उसका राइट आंसर होगा 1749 के अंदर, और वो करवाई गई थी स्वीडन देश में। ओके, स्वीडन के अंदर। लेकिन वहीं अगर हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि 10 वर्षों पर होने वाली जो नियमित जनगणना है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी, तो वो की गई थी यूएसए के द्वारा, अर्थात अमेरिका के द्वारा 1790 ईस्वी के अंदर। ओके, यूएसए के द्वारा 1790 में। सो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया? अर्थात भारत में पैदा हुआ वह बच्चा जो कि इस देश में 1 अरबवां बच्चा था, उसका नाम रखा गया था आस्था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, और यह एक लड़की थी। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। आस्था जो कि 11 मई सन 2000 को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल के एक नवजात को भारत का 1 अरबवां बच्चा बताया गया। ओके, इसका नाम क्या था? आस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से अगर विश्व के बड़े देशों की बात की जाए तो भारत का नंबर दूसरे स्थान पर आता है, क्योंकि प्रथम स्थान पर चीन था। ठीक है, ये बात हो रही है सन 2011 की जनगणना की। लेकिन हाल ही में जो विश्व की जनसंख्या के डेटा जारी किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग भारत अब जनसंख्या के मामले में दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार पूछता है तो भारत सेकंड नंबर पर है। अगर वर्तमान जनगणना के अनुसार पूछता है, विश्व रिकॉर्ड के अनुसार, तो भारत अब फर्स्ट नंबर पर आ चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है, 121 करोड़ से थोड़ा ऊपर है ये डेटा, तो आप राउंड फिगर में 121 करोड़ याद रख सकते हो। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या का भारत की जनसंख्या लगभग 17.5% है। ओके, विश्व की जितनी भी टोटल जनसंख्या है उसका 17.5% लोग भारत के अंदर निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रतिवर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? सो भारत के अंदर प्रतिवर्ष लगभग जो ऑस्ट्रेलिया देश है, इसकी जनसंख्या के बराबर प्रतिवर्ष हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के जनसंख्या के इतिहास में जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। भारत की जनगणना के इतिहास में एकमात्र जो 1911 से लेकर 1921 का दशक था। ठीक है, यहाँ पर हम राइट आंसर देंगे 1921, क्योंकि जो 1921 में जनगणना की गई थी उसमें दशकीय वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी। अर्थात 1911 में जो जनसंख्या थी वो 1921 की बजाय ज़्यादा थी, अर्थात 1911 से 1921 आने पर जनसंख्या में कमी हुई थी। इसलिए 1921 का जो वर्ष है इसको जननांकीय विभाजन वर्ष कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10,
2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डबल मार्क टिक कर लेना इसको। जो 2011 वाली जनगणना है ये भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, 15वीं जनगणना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की कौन सी जनगणना है? जो 2011 की जनगणना है ये ओवरऑल भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन अगर हमसे पूछता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कौन सी जनगणना थी, तो 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 7वीं जनगणना थी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। और जो 2021 वाली जनगणना है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 8वीं जनगणना होगी और ओवरऑल ये 16वीं जनगणना होगी, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना जो है वो कंडक्ट करवाई जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था उत्तर प्रदेश। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यहाँ पर हमसे जनसंख्या की दृष्टि से पूछा है, अर्थात ऐसा कौन सा राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी जनसंख्या सबसे कम थी? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है, तो ऑप्शन नंबर ए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? और ये टोटल देश की जनसंख्या का 16.5% बनाता है। सो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लेते हैं, वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? सो सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या है वो यूपी की है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो पहले ही नेगलेक्ट हो जाएंगी। यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, उसके बाद है बिहार के अंदर। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, यूपी, महाराष्ट्र और बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? एग्जामिनर को जब क्वेश्चन टफ बनाने होते हैं तो वो इसी तरह से जनसंख्या का घटता क्रम या जनसंख्या का बढ़ता क्रम के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। तो आप 1 से 2 राज्य हमेशा याद रखेंगे ताकि आप ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर पाएँ। तो जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे छोटे राज्य पूछे हैं। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है, आपको पता ही है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके अंदर सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, फिर मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो होगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। क्योंकि ये देश की राजधानी है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो तो दिल्ली हो गया, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो होगा लक्षद्वीप। ठीक है, इसे आप लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि देश ने सबसे कम जनसंख्या का लक्ष्य रखा और वो लक्षद्वीप के अंदर हासिल हुआ। ओके, तो सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस पर्टिकुलर केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है लक्षद्वीप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में देगा, तो आपको 1 से 2 अगर डेटा याद हैं तब भी आप आसानी से ऑप्शंस को नेगलेक्ट कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर देखना है जनसंख्या का घटता क्रम। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी के अंदर है, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर है, तो पहले आएगा 1 नंबर, फिर 3 नंबर, उसके बाद जनसंख्या है बिहार के अंदर, तो उसके बाद आएगा 2 नंबर, 1 3 2 1 3 2 इन दोनों ऑप्शंस के अंदर है। उसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल आता है 4थे नंबर पर, तो यहाँ पर आएगा 5, 1 3 2 5 4, इस तरह से 1 3 2 5 और 4। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? आप ऑप्शंस देखिए, मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह या फिर आर्थिक प्रगति।
सो इसका जो राइट आंसर होगा, भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है मृत्यु दर में कमी। ठीक है, जनसंख्या में जो जन्म दर में जो बढ़ोतरी है वो तो लगातार हो ही रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ जाने की वजह से जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम हो गई है और उस वजह से जनसंख्या वृद्धि हुई है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 वाला जो दशक है इसके दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही है। सो 2001 से 2011 वाला जो दशक है इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर 17.7% रही थी। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अब हमसे पूछा है कि कौन सा वो राज्य है जिसके अंदर 2011 वाला जो दशक था उसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रतिशत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो मेघालय के अंदर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है। सो आपको याद रखना है एकमात्र राज्य नागालैंड है जिसकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी और ये जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक में थी। ओके, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य था 2011 की जनगणना में जिसमें कि ऋणात्मक रूप से वृद्धि दर दर्ज की गई थी, अर्थात 2001 की बजाय 2011 में जनसंख्या कम हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, नवीनतम जनगणना अर्थात 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी है। औसत वृद्धि दर यहाँ पर घट रही है। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब हमें यहाँ पर कथन देखने हैं और बताना है कि जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, आप इन ऑप्शंस को अच्छे से पॉज करके रीड कर सकते हो। इसका राइट आंसर होगा कि जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। सो भारत की जो उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 1961 से लेकर 1971 वाला जो दशक था, इस दशक के अंदर भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है, खासकर रेलवे और SSC के एग्जाम्स में, कि भारत की जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1961 से और 1971 वाले दशक में सर्वाधिक थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोटक वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था। आप ऑप्शन से देखिए, जन्म दर में तीव्र वृद्धि, अवैध आप्रवास, मृत्यु दर में तीव्रांश। तो राइट आंसर होगा मृत्यु दर में तेजी से जो कमी हो रही है स्वास्थ्य सुविधाओं के बढ़ने की वजह से, उसी वजह से जनसंख्या में यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से हुई है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मृत्यु दर में तीव्र कमी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। यहाँ पर हमसे बेसिकली जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछी है। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर अगर हम 1 किलोमीटर लंबाई लें, 1 किलोमीटर चौड़ाई लें, तो ये वाला जो क्षेत्रफल निकल कर आता है प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन के अंदर है ये, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ही जनसंख्या घनत्व कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिंगानुपात की दृष्टि से केरल में महिलाओं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किसका है। जो सर्वाधिक लिंगानुपात है देश के अंदर वो है केरल राज्य के अंदर, और दूसरे स्थान पर आता है पांडिचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केरल के बाद पांडिचेरी में सर्वाधिक महिलाओं के लिए उपयुक्त दशाएं हैं, अर्थात सर्वाधिक लिंगानुपात केरल के बाद पांडिचेरी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। भारत के अंदर पुरुषों की बजाय सबसे कम जो महिलाएं हैं वो हरियाणा राज्य के अंदर पाई जाती हैं। सो भारत में सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 919 काउंट किया गया था। सो ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अगर आप यहाँ पर टॉप के 2 राज्यों का भी जनसंख्या घनत्व जानते हैं तब भी आप आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन को बना सकते हैं। सो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, आपको पता होगा 1106। उसके बाद सेकंड नंबर पर जनसंख्या घनत्व मैक्सिमम है पश्चिम बंगाल का जो कि 1028 है।
थर्ड नंबर पर आता है केरल, जिसमें 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, और यूपी के अंदर 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, सर्वोच्च जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में भारतीय राज्यों का सही क्रम क्या है। बेसिकली ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही हमसे पूछ लिया। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार का है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का, फिर केरल और फिर यूपी का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है तो उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करके देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, लिंगानुपात का परिकलन कैसे किया जाता है। लिंगानुपात का जो परिकलन है वो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज्ञात करके किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है वही लिंगानुपात कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा सही उत्तर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष स्त्री अनुपात क्या है। यहाँ पर हमसे लिंगानुपात ही पूछा है कि भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं निवास करती हैं, अर्थात भारत का लिंगानुपात जो है वो 943 है। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है। सो अगर हमसे भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछता है तो हमें आंसर देना होगा महाराष्ट्र, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा महानगर है, ठीक है, बड़ी सिटी है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर शहर के लोग ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हमसे पूछा है कि सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य अर्थात सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत किस राज्य के अंदर है, तो गोवा राज्य के अंदर सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत के लोग रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, 2011 की जनगणना में भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क कर लेना इसको। सो 2011 की जनगणना में जो देश के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है वो है 68.8%, और यहाँ पर आप शहरी जनसंख्या निकाल सकते हो। 100 में से 68.8 को घटाओगे तो 31.2% आएगा। देश के अंदर इतनी शहरी जनसंख्या थी और 68.8% ग्रामीण जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 53। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम क्या है। ठीक है, घटता हुआ क्रम बताना है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा राज्य के अंदर निवास करती है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत गोवा के अंदर है, उसके बाद मिजोरम, फिर तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। ठीक है, क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात पूछा है। सो भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात है 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या का 68.8%। ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 42, नगरीकरण की दृष्टि से भारत क्या है। सो देखिए, नगरीकरण की दृष्टि से क्या भारत एक उच्च नगरीकृत देश है, या फिर एक निम्न नगरीकृत देश है, या फिर एक उच्च मध्यम नगरीकृत देश है, या फिर एक मध्यम निम्न वर्गीकृत देश है। सो आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करके यहाँ पर ऑप्शन को चूज करना होगा। सो भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या कितनी होती है। मेट्रोपॉलिटन नगर वह होता है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। सो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश के अंदर टोटल 53 मेट्रोपॉलिटन नगर थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं। ऐसे नगर जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है उनको मेगालोपोलिस कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या आयोग द्वारा नगर की परिभाषा के लिए निर्धारित मानक क्या है। सो कौन सा ऐसा एरिया होगा पर्टिकुलर जिसको हम लोग नगर बोलेंगे। तो देखिए, 75% कार्यशील पुरुष गैर कृषि कार्यों में लगे हों। ठीक है, अर्थात 75% लोग ऐसे हों जो कि कृषि कार्य नहीं करते हों। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। उस स्थान की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। सो इसका सही उत्तर होगा, ये जो तीनों ही ऑप्शंस हैं ये बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तीनों तथ्य जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। इनके अनुसार हम लोग किसी भी स्थान विशेष को नगर की संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एक क्वेश्चन काफ़ी टफ लेवल के ऐड किए हैं ताकि आप पूरी की पूरी जनगणना 2011 को इस PDF के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से रिवाइज कर सको और आपका कोई भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर ना जाए। क्वेश्चन नंबर 46 है,
भारत के नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है वो महाराष्ट्र के अंदर निवास करती है और सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत गोवा के अंदर निवास करता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर सही उत्तर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है। अनुसूचित जनजाति का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमसे पूछा है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति अर्थात सर्वाधिक एसटी की जो आबादी है वो कहाँ पर निवास करती है? सर्वाधिक एसटी की जो आबादी है वो देश के मध्य प्रदेश राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों अर्थात एसटी के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है? एसटी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो एमपी में निवास करती है, लेकिन एसटी का प्रतिशत अगर हमसे पूछता है तो उसका राइट आंसर होगा मिजोरम। तो एसटी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा मिजोरम के अंदर निवास करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा सही उत्तर। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति, यहाँ पर हमसे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में यानी कि एससी के बारे में पूछा है, तो एससी के लोगों का प्रतिशत किस राज्य में सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा है, ठीक है, जनसंख्या नहीं पूछी है। तो सर्वाधिक एससी के लोगों का प्रतिशत पंजाब के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, वही पूछ लिया हमसे, एससी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या पूछ ली। पिछले वाले में एससी का प्रतिशत पूछा था जो कि पंजाब में सबसे ज़्यादा है, लेकिन एससी की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। इन सारे ऑप्शंस को आप अच्छे से देख लो, अच्छे से याद कर लो ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना इन चीज़ों के अंदर। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातीय आबादी का योगदान कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। भारत की जो जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का प्रतिशत पूछा है जो कि लगभग 8.6% है। अगला क्वेश्चन है भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी कि अब एससी का प्रतिशत पूछ लिया जो कि 16.6% के आसपास है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की जो गणना है वो 7 वर्ष से ऊपर जो आयु के लोग हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर की जाती है। सो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऐसे लोग जिनकी जो आयु है वो 7 वर्ष से अधिक है उनके आधार पर यहाँ पर साक्षरता दर जो है वो काउंट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लेना, अच्छे से रट लेना, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार हमसे यहाँ पर साक्षरता दर पूछी है जो कि वर्तमान में भारत की साक्षरता दर लगभग 74% के आसपास है। तो 73% आप याद रख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 55। वर्तमान में भारत में साक्षरता दर के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि भारत की जो साक्षरता दर है उसका आकलन किस संदर्भ में किया जाएगा। ठीक है, इनमें से हमें बेसिकली ये बताना है कि कौन से कथन सही है। जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है पर लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाता, ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन 1 सही होगा। केवल 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं गिना जाता, ऐसा नहीं है। यहाँ पर साक्षरता के लिए 7 वर्ष एज रखी गई है, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत होगा। जनगणना की दृष्टि से वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा को सीख कर पढ़ और लिख सकता हो, बिल्कुल सही है। किसी जिले में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर ली है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उस जिले का 100% जनसंख्या साक्षर हो गई है, बिल्कुल सही है। ऐसे जिले जिनकी जनसंख्या 90% से ऊपर है, साक्षर है, उनको 100% साक्षर के अंदर मान लिया जाता है। ठीक है, पूर्ण साक्षर मान लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 सही होंगे। ठीक है, देखते हैं किस ऑप्शन के अंदर है। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी जो है ये होगा राइट आंसर। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन का लेवल देख ही पा रहे हैं कि मैंने कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। अगर आप पूरी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा मोटिवेशन भी इंक्रीज़ कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 56 है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता आंकड़ों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साक्षरता दर में काफ़ी सुधार हुआ है, ये बिल्कुल सही है। 2001 से 2011 के दौरान साक्षर जनसंख्या में वृद्धि हुई है, बिल्कुल राइट है। भारत में साक्षरता दर 73% आकलित की गई है, ये भी सही है। केरल में 100% साक्षरता पाई गई। केरल एक पूर्ण साक्षर राज्य है जिसमें
94% साक्षरता पाई गई है, लेकिन ये अब भी 100% साक्षर नहीं है। ओके, इसे हम लोग पूर्ण साक्षर बोल सकते हैं, लेकिन 100% साक्षर नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हेतु कितने प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर होने का न्यूनतम मानदंड दिया गया है? ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 90% से ऊपर साक्षर है उनको हम लोग पूर्ण साक्षर राज्य बोल सकते हैं, जैसे कि केरल। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? ऐसा राज्य जिसमें साक्षरता की दर सबसे कम पाई गई है वो है बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सर्वाधिक है? साक्षरता की दर जो सर्वाधिक है वो केरल राज्य के अंदर है, 94% साक्षरता पाई जाती है केरल में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम बिहार है, वहीं पर महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा पूछे तो वो केरल के अंदर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम रही है? केंद्र शासित प्रदेश हमसे पूछा है, तो ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी साक्षरता दर सबसे मैक्सिमम रही है वो है लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केरल राज्य जिसकी ओवरऑल साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर महिलाओं की साक्षरता भी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार में साक्षरता की वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार में साक्षरता देश में सबसे कम है, जो कि है 61.8%। ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। यहाँ पर मैं क्वेश्चन को अब जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। हालांकि जो लंबे क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है, उनको कराने में थोड़ा टाइम लगता है। केरल राज्य की उच्च साक्षरता का कारण क्या है? केरल राज्य की उच्च साक्षरता का कारण हमसे पूछा है सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, पिछड़ी जातियों की अनुपस्थिति, सुव्यवस्थित सामाजिक अवसंरचना या फिर उच्च नगरीकृत समाज। अगर उच्च नगरीकृत समाज वाली बात होती तो गोवा के अंदर सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सुव्यवस्थित सामाजिक अवसंरचना केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा होने का मुख्य कारण है। सो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन से हैं? भारत के 2 सर्वाधिक साक्षर राज्यों की बात करें तो केरल में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पर है मिजोरम में। केरल के अंदर 94% प्लस साक्षरता है और वहीं मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग 91% के आसपास लोग साक्षर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर ईसाई जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है, ठीक है, उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। सो उसका राइट आंसर होगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है? सो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, अच्छे से ऑप्शन को आप रीड कर लेना। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, भारत के अंदर वर्तमान में उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर चल रही है, ठीक है, मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है और जन्म दर पहले से ही उच्च है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देख लेते हो तो आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 17% है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है और इस 2.4% क्षेत्रफल पर विश्व की 17.7% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष रहा है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि ये आंसर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा, इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता सर्वाधिक है? अर्थात ऐसा राज्य जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत के लोग रहते हैं। राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशत संख्या कितनी है? सो भारत में 65% से अधिक आबादी वाले लोगों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 5 से 6% है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता की जो दीर्घावधि है वो निश्चित की गई थी?
तो भारत की जो जनसंख्या नीति है 2000 उसके अनुसार 2045 तक को लक्ष्य बनाया गया था जनसंख्या स्थिरता के लिए, लेकिन अब इसे वर्तमान में बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर उच्च दर से पलायन, बिल्कुल सही है। नगरों में शैक्षिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर होता तो लोग शहरों की ओर पलायन ही क्यों करते। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 1 व 2। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता की वृद्धि दर पूछी है। सो 2001 से 2011 के बीच में साक्षरता में जो वृद्धि दर रही है वो रही है 8.2%। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप चूज करते हो तो आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं। जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या नहीं पूछी है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार के अंदर है, आप जानते हैं 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जिसके अंदर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध तरीके से बसा शहर है वो है चंडीगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। भारत के अंदर जो जनसंख्या घनत्व है उसके बारे में हमसे पूछा है कि क्या ये बढ़ रहा है या फिर स्थिर है या फिर कम हुआ है या फिर पहले से बढ़ा है। तो राइट आंसर होगा, भारत में जो जनसंख्या घनत्व है वो निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और जो निवास करने का स्थान है, जो हमारे पास क्षेत्रफल है वो तो एक लिमिट का ही है। तो जनसंख्या घनत्व जो है वो हमेशा बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना किया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। इसका राइट आंसर होगा 2070 कर दिया गया है जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य। पहले इसे 2045 रखा गया था, लेकिन अब बढ़ाकर 2070 किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या हमसे पूछी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 37 करोड़ लोग शहरों के अंदर निवास करते हैं, जो कि टोटल जनसंख्या का 31.2% बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। इसके बाद हमारे 2 से 3 क्वेश्चन और रह जाएंगे। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। पहले गांव से छोटे कस्बे में, उसके बाद कस्बे से बड़ी सिटी के अंदर पलायन करने की जो व्यवस्था है, जो ये प्रक्रिया है, ये कहलाती है चरणवार प्रसार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश 2020 में भारतीयों की औसत संख्या पूछी है। भारत विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है क्योंकि यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो युवाओं की औसत उम्र हमसे पूछी है 2020 के अनुसार, तो 29 वर्ष जो है ये युवाओं की औसत एज है भारत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 है, राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इसका राइट आंसर होगा 919। और ओवरऑल जो भारत में लिंगानुपात है वो 943 है, लेकिन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 919 है। ये आप याद रखेंगे। सो दोस्तों, ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनगणना 2011 से बन सकते हैं। और सारे ही क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के और सेलेक्टेड लिए थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।